हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th यूनिट 1 सॉलिड स्टेट पार्ट 1 में स्टूडेंट्स हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सॉलिड्स क्या हैं, क्यों वो लिक्विड और गैसेस मटेरियल से डिफरेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉलिड्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चे, कोई भी सब्सटेंस वो सॉलिड में एग्जिस्ट करेगा या लिक्विड में एग्जिस्ट करेगा, ये डिपेंड करता है दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पर। उन फैक्टर्स के नाम हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन and thermal energy of molecules। ये दो फैक्टर्स हैं स्टूडेंट्स जिन पर सब्सटेंस की स्टेट डिपेंड करती है। आपको पता है ऑक्सीजन है वो एक गैस है, वाटर एक लिक्विड है। मेरे हाथ में ये मार्कर एंड दिस डस्टर ये क्या है, सॉलिड स्टेट में। ये व्हाइट बोर्ड भी क्या है, सॉलिड स्टेट है। और जिस इंक से मैंने ये लिखा है वो क्या है, लिक्विड स्टेट में है। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है गैस है। तो ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि सब्सटेंस लिक्विड होना चाहिए, सॉलिड स्टेट में होना चाहिए या गैसियस स्टेट में होना चाहिए। तो वो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उनका नाम है इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड थर्मल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। सपोज करते हैं स्टूडेंट्स, मैंने लिखा वाटर बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल है ये दोनों फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। चलिए ये एक बीकर है, इसमें सपोज करते हैं ये डॉट वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर। और आपको पता है नॉर्मल कंडीशन में वाटर क्या एक लिक्विड है। ये हम सब डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, वाटर एक लिक्विड सब्सटेंस है। अब देखिए इन दोनों फैक्टर को अगर हम इन डेप्थ इनको अंडरस्टैंड करेंगे तब हमें पता चलेगा कि लिक्विड में ही क्यों एग्जिस्ट किया वाटर। देखिए अगर आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, देन आपको पता है एक टेम्परेचर आने के बाद ये लिक्विड वाटर के वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, गैस। वाटर के वेपर्स बन गए, गैस बन गया। अगर आप इसी वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज कर दोगे, या आपने क्या किया, टेम्परेचर को डिक्रीज किया, यहां टेम्परेचर को आपने इंक्रीज किया, तो ये बन गया टेम्परेचर डिक्रीज होके सॉलिड, जिसको आप बोलते हो आइस। तो थर्मल एनर्जी क्या बेसिकली स्टूडेंट्स, थर्मल एनर्जी इस केस में क्या है, आपने और ज्यादा कम कर दी। थर्मल एनर्जी का बेसिक इक्वेशन होती है बच्चे केबीटी, ये थर्मल एनर्जी है। केबी का मीनिंग क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। मैं एक बार यहां मेंशन कर देता हूं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये केबी है और ये आपका टेम्परेचर है। तो जब कभी भी किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो उसकी थर्मल एनर्जी भी डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। और जब थर्मल एनर्जी कम होगी देन मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती है और मटेरियल चाहता है कि वो किस स्टेट की तरफ जाए, सॉलिड स्टेट की तरफ जाए। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर मैं इस लिक्विड का जो वाटर है इसका टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं, इसका मीनिंग क्या, इन मॉलिक्यूल्स की थर्मल एनर्जी इंक्रीज हो गई। जैसे ही थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगी इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएंगे और ये मॉलिक्यूल्स एक डिस्टेंस पर चले जाएंगे। और जिस स्टेट को आप क्या बोलते हो, गैसियस स्टेट। आपने 9th में 10th में भी सीखा होगा
गैसेस के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सबसे कम होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के रिस्पेक्ट में। गैस में सबसे कम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है ये फैक्टर, ये थर्मल एनर्जी। जितनी ज्यादा आपकी थर्मल एनर्जी हाई होगी, मटेरियल चाहेगा वो गैसियस स्टेट में जाए, मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे, उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएंगे? वीक हो जाएंगे। और जैसे ही आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, ड्रॉप हुआ, थर्मल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। और जब किसी सब्सटेंस की थर्मल एनर्जी डिक्रीज होगी तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएंगे, इनहांस हो जाएंगे, और मटेरियल चाहेगा कि वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करे। तो बच्चे ये स्टेट किसी भी मटेरियल की सॉलिड, लिक्विड या गैस स्टेट होगी, ये दो फैक्टर बताते हैं। थर्मल एनर्जी जितनी ज़्यादा हाई होगी, मटेरियल गैस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। थर्मल एनर्जी जितनी लो होगी, वो सॉलिड स्टेट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सेम ये इसके बिल्कुल रिवर्स में है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेरी करता है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जितने ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, मटेरियल उतना सॉलिड स्टेट की तरफ शिफ्ट होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जितने वीक होंगे, मटेरियल गैसियस स्टेट की तरफ शिफ्ट होगा। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट था स्टूडेंट्स, जो हर किसी को अंडरस्टैंड होना चाहिए कि कैसे मटेरियल की स्टेट डिफाइन होती है। वाटर नॉर्मल कंडीशन में रूम टेम्परेचर पर, अभी जो हमारी करंट कंडीशंस है, रूम टेम्परेचर की कंडीशंस है, उस पर क्या है? लिक्विड है। उसकी थर्मल एनर्जी ऐसे है और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऐसे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं कि ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करे। आप इसकी थर्मल एनर्जी चेंज कर दीजिए, या तो इंक्रीज कर दीजिए या डिक्रीज कर दीजिए, इसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी वैसे ही शिफ्ट हो जाएंगे, और या तो ये सॉलिड एग्जिस्ट करेगा या फिर गैस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, व्हाई एनी सब्सटेंस एग्जिस्ट इन सॉलिड और लिक्विड। तो थर्मल एनर्जी एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिसाइड करते हैं कि सॉलिड में होगा या लिक्विड में होगा। देखो बच्चों, आपने पेट्रोल का एग्जांपल देखा होगा। सपोज करते हैं कि एग्जांपल से आपको बताता हूं। पेट्रोल देखिए, आपने सपोज करते हैं आपके पास ये एक पेट्रोल है, ठीक है, ये पेट्रोल। तो ये पेट्रोल अभी आपको पता है ये लिक्विड स्टेट में है। जैसे ही आप इसको नॉर्मल कंडीशन में एक्सपोज करोगे, आप इसको थोड़ी देर के लिए धूप में भी रख दोगे, तो क्या होगा? इसकी थर्मल एनर्जी इनहांस हो जाएगी। थर्मल एनर्जी, इसकी थर्मल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगी, इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है थर्मल एनर्जी और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जैसे ही थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगी, मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन कम हो जाएगी और ये मॉलिक्यूल्स दूर दूर शिफ्ट हो जाएंगे। तब उस केस में हम क्या बोलते हो? पेट्रोल किस स्टेट में कन्वर्ट हो गया? गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो बच्चे, हम डिसाइड करते हैं थर्मल एनर्जी और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बेसिस पे कि सब्सटेंस लिक्विड में होगा या गैसियस स्टेट में होगा। तो पेट्रोल क्या है? उसका जो इवेपोरेशन है वो काफी कम थर्मल एनर्जी से भी हो जाता है। उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ब्रेक हो जाते हैं और मॉलिक्यूल्स दूर दूर शिफ्ट हो जाते हैं, यानी कि उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। क्योंकि उसकी थर्मल एनर्जी, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, वो बहुत इजीली ब्रेक हो जाते हैं थोड़ी सी थर्मल एनर्जी देने के बाद। ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन आपको देने के लिए मैंने एग्जांपल दिया था। अब बच्चे, आपने जितने भी सब्सटेंसेस अपने आसपास जो भी सॉलिड स्टेट में मटेरियल्स देखें, ये मार्कर, ये व्हाइट बोर्ड, ये वॉल या ये डस्टर, ठीक है, जितने भी सॉलिड स्टेट के सब्सटेंसेस देखें, वो मेनली दो टाइप के होते हैं। तो सॉलिड सब्सटेंसेस मेनली दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपके क्रिस्टलाइन,
एक आपका होता है क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और एक होता है आपका अमरफस सॉलिड्स, अमरफस सॉलिड्स, अमरफस सॉलिड्स। तो स्टूडेंट्स जितने भी सॉलिड सब्सटेंसेस आप अपने आसपास देखते हो, आपने NaCl जो टेबल सॉल्ट होता है, आपने शुगर देखा, आपने ग्लूकोज देखा होगा, आप वेजिटेबल्स देखते हो, फ्रूट्स देखते हो, मेटल्स देखते हो, आयरन, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, वुड आपने देखी है। तो जितने भी सॉलिड सब्सटेंसेस है उनको दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। उनके नाम है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमरफस सॉलिड्स। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, वो सीखते हैं कि इन दोनों सॉलिड्स में एक बेसिक डिफरेंस है क्या। तो पॉइंट नंबर 1, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बेसिकली क्या होते हैं बच्चे, लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड्स होते हैं। ये क्या होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड्स। इनमें जो पार्टिकल्स है, जिन मॉलिक्यूल से, जिन पार्टिकल से ये सॉलिड बना हुआ है वो लॉन्ग रेंज में अरेंज होते हैं, तो इनको लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड्स भी बोलते हैं। ये जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये क्या होते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड्स, शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड्स। इसमें जो मॉलिक्यूल्स, जिन पार्टिकल से ये सॉलिड्स बने हुए हैं, उनमें शॉर्ट रेंज का अरेंजमेंट होता है, वो उनके अरेंजमेंट है वो शॉर्ट रेंज के होते हैं। अब इसका मीनिंग भी हम एक एग्जांपल से सीखेंगे। अमरफस सॉलिड्स को स्टूडेंट्स सुडो गिलासेस भी बोलते हैं, इनको अमरफस सॉलिड्स या सुडो गिलासेस, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज ग्लास जैसे होती है। जैसे ग्लास आपने नॉर्मल विंडो ग्लासेस देखे होंगे, नॉर्मल जिसमें हम रूटीनली जो ग्लास के आर्टिकल्स देखते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टी ग्लासेस जैसी होती है, इसलिए इनको सुडो ग्लासेस भी बोला जाता है। दूसरा स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट, दे हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। दे हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनमें क्या होता है बच्चे, दे हैव, दे मेल्ट और बॉइल ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, रेंज ऑफ टेम्परेचर। इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, अभी बताता हूं आपको। आप सबने सुना है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट भी सुना है बच्चों आपने, 0 डिग्री सेल्सियस, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है। अब देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या क्या प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। शार्प का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, अगर वाटर का नॉर्मल कंडीशन में 100 डिग्री सेल्सियस है तो 100 डिग्री सेल्सियस है, इसमें बिल्कुल शार्प है। ऐसा नहीं है कि वाटर 80 पे बॉईल हो जाएगा, 95 पर बॉईल हो जाएगा, नहीं, शार्प है मतलब एग्जैक्ट सेम वैल्यू है 100 डिग्री सेल्सियस, तभी वाटर नॉर्मल कंडीशन में बॉईल होगा। और इसका मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, ये भी शार्प है। ऐसा नहीं है ये 2 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाएगा या -5 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होगा, शार्प है, फिक्स्ड है, एग्जैक्ट है, डिस्टिंक्ट है। लेकिन स्टूडेंट्स आप देखो, अगर आपके पास कोई प्लास्टिक की चीज है तो प्लास्टिक की चीज को आप गर्म करना स्टार्ट करो तो पहले वो सॉफ्ट हो जाती है, फिर एक तरफ से मेल्ट हो जाएगी, दूसरी तरफ से मेल्ट नहीं होगी। तो जनरली इनके मेल्टिंग पॉइंट रेंज में होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्लास्टिक है, कोई आपके पास प्लास्टिक का मटेरियल है, तो प्लास्टिक का अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है कि 110 डिग्री से लेके 140 डिग्री तक ऐसे हो सकता है मेल्टिंग पॉइंट। प्लास्टिक के केस में आप ऐसे ऑब्जर्व करते हो कि भाई ये इन दोनों टेम्परेचर के बीच में कहीं मेल्ट होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं है। जैसे वाटर किसका एग्जांपल है बच्चे, वाटर एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है, यानी कि वाटर एक सॉलिड स्टेट में, जब मैं इसको आइस मानता हूं सॉलिड स्टेट में, तो ये एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट
रखता है, इसलिए इसको क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं आइस को। उसका मेल्टिंग पॉइंट भी शार्प, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी शार्प है। लेकिन प्लास्टिक है, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट शार्प नहीं होते, एक रेंज के अंदर होते हैं। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि प्लास्टिक 110 डिग्री सेल्सियस पर ही मेल्ट होगा, ऐसा नहीं होता, ऑब्जर्व भी नहीं होता, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड प्रॉपर्टीज है। तो ये शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, एक एग्जैक्ट वैल्यू। इसमें मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता, इसमें एक रेंज होती है। जो थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है बच्चे इसकी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, वो क्या है? दे प्रोड्यूस स्मूथ सरफेस। ये एक स्मूथ सरफेस प्रोड्यूस करते हैं, सरफेस व्हेन कट बाय शार्प एज टूल, शार्प एज टूल। जब आप इनको किसी ऐसे मटेरियल से कट करते हो जिसका एज क्या हो, शार्प हो, यानी कि बेसिकली कहने का मीनिंग है आपके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट या कोई ऐसा टूल है जिससे आप अगर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल ये वुड है, अगर मैं इसको कट करता हूं तो जब ये कट हो जाएगी ना बच्चों, तो इसका जो सरफेस होता है वो कभी भी स्मूथ नहीं होता। लेकिन आप एल्यूमिनियम की रोड को कट करोगे तो जो एल्यूमिनियम का सरफेस निकलेगा वो क्या होगा? बिल्कुल स्मूथ होगा। तो जब ऐसे सॉलिड्स जिनको कट करने के बाद सरफेस बिल्कुल स्मूथ निकले, जैसे एल्यूमिनियम, स्टील, क्रोमियम, निकल, बिल्कुल स्मूथ सरफेस निकलता है, उन सॉलिड्स को क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इनके केस में क्या है? दे डू नॉट, ये डू नॉट प्रोड्यूस स्मूथ सरफेस, दे डू नॉट प्रोड्यूस स्मूथ सरफेस। ये कभी भी स्मूथ सरफेस प्रोड्यूस नहीं करते अपॉन कटिंग। अपॉन कटिंग, कटिंग करने के बाद ये स्मूथ सरफेस प्रोड्यूस नहीं करते, क्योंकि ये इनका नेचर कैसा है? अमरफस है। इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम बच्चे क्लासिफाई कर लेते हैं कि सब सॉलिड मटेरियल्स जो हैं वो क्रिस्टलाइन हैं, अमरफस हैं। तो ये प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। अभी एक प्रॉपर्टीज हो रहा है बच्चे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी आपको समझ आएगा कि इसका मीनिंग क्या है। मैं ये साफ कर देता हूं। फोर्थ प्रॉपर्टी, यहां आपके अमरफस सॉलिड्स हैं, अमरफस सॉलिड्स, या फिर इनको आप क्या बोलते हो, या फिर सुडो गिलासिस, सुडो गिलासिस, गिलासिस, ठीक है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है बच्चे? देयर प्रॉपर्टीज आर, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, देयर प्रॉपर्टीज, बेसिकली बच्चे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर एन आइसोट्रोपिक इन नेचर, एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। अब इसका मीनिंग सीखते हैं बच्चे। एन आइसोट्रोपिक इन नेचर, देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर आइसोट्रोपिक इन नेचर, आइसोट्रोपिक इन नेचर। अभी हम इन वर्ड्स का मीनिंग वन बाय वन सीखते हैं। तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है स्टूडेंट्स, वो क्या होती हैं? आइसोट्रोपिक इन नेचर। और इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो होती है एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज से मीनिंग क्या। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का बेसिक सा मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? जैसे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपका रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एटसेट्रा। ये प्रॉपर्टीज किस में काउंट होती है? बेसिकली बच्चे फिजिकल प्रॉपर्टीज में। हम नेक्स्ट पार्ट में इनको डिटेल में भी सीखेंगे। तो अभी आपके लिए दो एग्जांपल मैंने दिए हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जैसे डेंसिटी, जैसे मेल्टिंग पॉइंट,
बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेजिस्टेंस, इन सब को क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। और ये इनकी कैसी होती है? एनाइसोट्रोपिक, और इनकी होती है आइसोट्रोपिक। इसका मीनिंग क्या है? आइसोट्रोपिक का मीनिंग होता है बच्चे सेम वैल्यू in all directions, same value in all directions। एनाइसोट्रोपिक का मीनिंग क्या होता है बच्चे? different values in different directions। तो ये बेसिक डिफरेंस है। आइसोट्रोपिक का मीनिंग है सेम वैल्यू इन ऑल डायरेक्शंस, एंड एनाइसोट्रोपिक का मीनिंग है डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। यानी कि यहाँ जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेजिस्टेंस, हर डायरेक्शन में इनके लिए वैल्यूज क्या होंगी? सेम होंगी। इनके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट होंगी। एक इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल आप देखिए ये मेरा स्पेक्स है। अब ये मेरा स्पेक्स है, तो ये इसका सपोज करते हैं मेरे स्पेक्स में जो नंबर है, जो मेरी आई का एरर है वो है 2.0। तो ये 2.0 इसका नंबर है। तो अगर इस पॉइंट की बात करता हूं मैं तो भी 2.0 है, इस पॉइंट की बात करता हूं तो भी 2.0। यानी कि इस पूरे एरिया में, इस पूरे ग्लास में किसी भी डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 2 ही है। यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। क्यों? क्योंकि ये एक अमरफस सॉलिड है, ये सुडो गिलास जैसा है। तो गिलास क्या बच्चे? एक अमरफस सॉलिड है जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू हर डायरेक्शन में क्या है? सेम होती है, जैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये मेरा स्पेक्स का नंबर 1.8 है। तो यहां इस पॉइंट ये जितने भी पॉइंट्स इस पूरे ग्लास में, हर डायरेक्शन में हर पॉइंट पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.8 ही है। तो उसको क्या बोलते हैं? ऐसी प्रॉपर्टीज जिनकी वैल्यूज हर डायरेक्शन में सेम होती है उनको क्या बोलते हैं? आइसोट्रोपिक। अमरफस सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? आइसोट्रोपिक इन नेचर, वाइल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? एनाइसोट्रोपिक, यानी कि डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होगी। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बच्चे। अमरफस सॉलिड्स के एग्जांपल क्या है? जैसे आपकी ग्लासेस, आपके प्लास्टिक्स, मोस्टली प्लास्टिक्स किसके एग्जांपल है? अमरफस सॉलिड्स के। एक क्वार्ट्ज भी होता है, क्वार्ट्ज अमरफस, जिस क्वार्ट्ज की हम बात करें वो अमरफस, SiO2 जिसे बोलते हो आप, अमरफस सॉलिड्स। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। रबर इसका एग्जाम्पल है, रबर्स, प्लास्टिक्स, रबर्स, ग्लासेस, वुड भी इसका एग्जाम्पल है, क्वार्ट्ज अमरफस है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जाम्पल्स क्या है बच्चे? जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं हम NaCl, KCl, यानी कि मेटल के सोल्ट्स इसका एग्जाम्पल है, मेटल्स इसका एग्जाम्पल है, मेटल्स, देयर सोल्ट्स, मेटल्स के सोल्ट्स, मोस्टली मेटल सोल्ट्स क्या है? क्रिस्टलाइन है। और एक क्वार्ट्ज, ये क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज की हम बात कर रहे हैं। तो क्वार्ट्ज का नेचर अमरफस भी हो सकता है, क्वार्ट्ज का नेचर क्रिस्टलाइन भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ क्वार्ट्ज। तो क्वार्ट्ज बनाने का जो प्रोसेस है उसके बेसिस पे आप अमरफस क्वार्ट्ज भी बना सकते हैं एंड हम क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज भी बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या सीखा? अभी हम इस पार्ट को रिकैप कर लेते हैं। हमने पहले सीखा कोई भी सब्सटेंस सॉलिड में एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड में एग्जिस्ट करेगा या गैस में एग्जिस्ट करेगा। ये डिपेंड करता है 2 फैक्टर पर, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड थर्मल एनर्जी। जितने ज्यादा आपके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होंगे उतना ज्यादा आपका मटेरियल सॉलिड स्टेट में जाना चाहेगा, और जितनी ज्यादा थर्मल एनर्जी कम होगी तो भी मटेरियल किस में जाना चाहेगा? सॉलिड स्टेट में। थर्मल एनर्जी एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते, इनवर्सली रिलेटेड होते।
जब आपकी थर्मल एनर्जी इंक्रीज होती है, आप टेम्परेचर देते हो या थर्मल एनर्जी किसी दूसरे मीन से इंक्रीज होती है, तो जो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो ब्रेक होने स्टार्ट हो जाते हैं, मॉलिक्यूल दूर दूर जाना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम हो गए, थर्मल एनर्जी बढ़ गई, तो कौन सी स्टेट एग्जिस्ट करेगी बच्चों? गैसियस स्टेट एग्जिस्ट करेगी। तो थर्मल एनर्जी वर्सेस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की लड़ाई होती है, जो जितना ज्यादा एक दूसरे को काउंटर करेगा मटेरियल की स्टेट को डिफाइन करेगा। उसके बाद हमने, क्योंकि हमारी यूनिट है सॉलिड स्टेट, तो जितने भी सॉलिड मटेरियल्स आपके सामने होते हैं, तो सॉलिड मटेरियल्स दो कैटेगरी में होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमरफस सॉलिड। अमरफस सॉलिड को क्या बोलते हैं? सुडो ग्लासेस भी बोलते हैं, सुडो ग्लासेस। ठीक है, इनके बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, जैसे कि ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट शार्प होते हैं, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एक रेंज के अंदर होते हैं। इनको जब आप कट करते हो तो ये स्मूथ सरफेस देते हैं, जब आप इनको कट करते हो तो इनका सरफेस रफ होता है, स्मूथ नहीं होता। इनकी प्रॉपर्टीज आइसोट्रोपिक है, यानी कि हर डायरेक्शन में सेम वैल्यू होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज की, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेजिस्टेंस। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टी एनाइसोट्रोपिक होती है, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यूज होती है। और ये एग्जांपल प्लास्टिक, रबर, ये सब अमरफस के एग्जांपल है। और NaCl, KCl, ये सब आपके क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स के एग्जांपल है। तो स्टूडेंट्स, होप आपको ये क्लासिफिकेशन इंट्रोडक्टरी पार्ट अच्छा लगेगा, तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड अदर स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ कमेंट जो भी आपके सजेशंस हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं। हम नेक्स्ट पार्ट में अमरफस सॉलिड की कुछ और प्रॉपर्टीज को सीखेंगे, फिर हम देखेंगे कि फर्दर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कितने टाइप के होते हैं। तो पार्ट 2 में हम टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़ेंगे एंड अमरफस सॉलिड्स की कुछ खास प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।